आलमगीर अपने किशोर और युवा काल में वासनांध तो नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थीं, दिलसाद बानो, दिलरास बानो। पहली पत्नी दिलसाद बानो थी और दूसरी दिलरास बानो। दिलरास बानो राजौरी के राजा राजू की बेटी थी और उसने उनसे निकाह किया था। उनका नाम था कादम्बनी और वह कादम्बनी से दिलरास बानो बनी। एक पुत्र अकबर भी था, संभवतः वह दिलसाद बानो का था। राजस्थान के राजपूतों के प्रति उसका लगाव था। हमेशा उनके निकट में रहा करता था। दिलरास बानो से 2 पुत्र हुए। एक पुत्र आगे चलकर ग्वालियर जेल में कैद कर लिया गया और जहर दे करके उसकी हत्या कर दी। दूसरा पुत्र आलमगीर की सेवा में अंत तक बना रहा और आलमगीर के निधन के उपरांत वह मुगल सत्ता का बादशाह भी बना था। जब शुजा के समाचार आते थे कि वह समुद्री मार्ग से आ रहा है, तो औरंगजेब के मन में शंका थी। उसके भीतर प्रतिशोध का भाव था। उसने भाइयों को नहीं छोड़ा, जो सामंत थे उनको भी नहीं छोड़ा। अपने दरबार में बुलावा भेजता था और लोग यह समझते थे कि हमें आदर मिलेगा, किंतु उन्हें कैद खाने में जाना पड़ता था। हरा चारा देता था। उसके पास योजना थी, मकर जाल था। अब मकर जाल बुनने में वह माहिर था, लेकिन उस जाल में कभी वह फंसा नहीं। एक बार राजपूत संगठित हुए राजस्थान के और उन्होंने औरंगजेब को हटाने, उसे पराजित करने का संकल्प लिया। 1680 के पूर्व है, जब दक्षिण जाना था उसके पूर्व की घटना है। उसने अजमेर शरीफ में पड़ाव डाला और एक पत्र लिखा अपने पुत्र को। पत्र में यह लिखा था कि पुत्र, ध्यान रखना, राजपूतों को एकत्र कर लेना और जब युद्ध होगा तो उस समय तुम उनका संहार करना। यह पत्र विशेषकर औरंगजेब ने उस व्यक्ति को दिया और कहा कि सीधे अकबर के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि किसी राजपूत के पास जो नेतृत्व कर रहा हो उसके पास पहुंचना चाहिए। उस पत्र के पाते ही राजपूत तितर बितर हो गए
और अकबर अकेला पड़ गया। कुछ दिनों के बाद वह पलायन कर गया। तो औरंगजेब में मकर जाल बनाने और किसी को भी, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, उसके उद्देश्य में बाधक होना कभी वह उसे स्वीकार नहीं था। उसकी सेना में अधिकतर अफगानिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों के, अरब क्षेत्रों के सैनिक हुआ करते थे। उनके भीतर धन की लोलुपता थी, सोने और चांदी के प्रति मोह था, किंतु सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह सत्ता का संचालन में जिन लोगों से सहयोग लेता है वे सभी ईमानदार नहीं होते, सभी करुणापरायण नहीं होते, सभी कर्तव्यपरायण नहीं होते। किसी में धन की लालसा होती है, किसी में वासनांधता होती है, किसी में महत्व की कामना होती है, और औरंगजेब उसकी दृष्टि रखता था। जब दक्षिण पयान किया तो राजौरी के राजा राजू की बेटी के मन में अपने पति के विरुद्ध एक भाव पैदा हुआ। वह भाव था, जहाँ वह पली थी वहाँ पूरा पारिवारिक समूह एकत्र रहता था और सबका समवेत स्वर था। किंतु औरंगजेब के द्वारा जब अपने परिवार की, अपने पुत्र की, पुत्रों की, भाइयों की, सामंतों की, निकटस्थ व्यक्तियों की हत्या को देखा तो उनमें पीड़ा उत्पन्न हुई। कश्मीर के राजौरी से ही 1685 के आसपास एक बेटी, जिसका विवाह तो हुआ था किंतु संतान नहीं थी, वह दिलरास बानो से मिलने आती थी। मिलने जुलने के समय ही बीजापुर गोलकुंडा राज्य की एक युवती जो घोड़े पर सवार होकर और अपने पिता और पितृव्य के प्रतिशोध का बदला लेना चाहती थी और वह निकल पड़ी थी, घोड़े पर सवार थी। ऋचा से उसकी मुलाकात हुई और ऋचा ने भी ये संकल्प किया। गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या बुलावे के आधार पर ही की गई थी। यह बात ऋचा को भी मालूम थी और तिष्या को भी मालूम हो गई। सनातन संस्कृति का संरक्षण करने वाला नवा गुरु जो सिख पंथ के थे, जिन्होंने ढाका, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने भ्रमण करके सनातन संस्कारों को सुरक्षित किया था, उनकी
1675 में हत्या करने के उपरांत न केवल आलमगीर की पत्नी दिलरास बानो दुखी थी, बल्कि राजौरी के राजा राजू के परिवार की एक कन्या ऋचा भी आहत थी। ऋचा और तिष्या ने घोड़े पर सवार होकर तीर और धनुष बाण लेकर यात्राओं का उनके भीतर शौक था, कुछ करने का भाव था, कुछ करने की दृष्टि थी, संगठित करने संयोजित करने का भाव था। उन्होंने मिलकर नारियों को युद्ध करने के लिए विवश किया। उसमें दिलरास बानो का भी सहयोग था। ऋचा और तिष्या जब दिल्ली से काशी प्रयाण की ओर चल पड़ी तो रास्ते में बहुत सारे जंगल थे। आम के और जामुन के वृक्ष तो सड़कों के किनारे थे ही, दिलरास बानो ने सराहें भी बनवा रखी थी। विशेषकर उनके भीतर काशी के प्रति लगाव था। ऋचा और तिष्या दोनों मार्ग में आ रही थी। घना जंगल था और एक बुढ़िया 3-4 चारपाई सामने थी और 2 झोपड़ियाँ थीं। वहाँ जो बाहर के मुगल सैनिक थे वो चारपाइयों पर बैठ गए और उसकी झोपड़ी में जो पानी था, जो अन्न था, उसको खा गए। बुढ़िया ने ये कहा कि सायंकाल होने के पहले तुम लोग चले जाना, अन्यथा तुम्हारे सामने कठिनाई हो। सायंकाल का समय था। उसकी बेटी जैसे ही घर पहुंची वैसे ही ऋचा और तिष्या भी पहुंच गई और तीनों ने मिलकर, जो 20 की संख्या में मुगल सैनिक थे, उनको इतना तीर मारा कि कोई चलने के योग्य भी नहीं रह गया था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए घोड़े पर सवार होकर के वो निकल गए। ऋचा, तिष्या और उस झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया की बेटी में वो पराक्रम था। धीरे धीरे तिष्या का और ऋचा का संगठन विस्तार पाता चला गया। यह समय 1695 का था और दक्षिण में आलमगीर औरंगजेब इस प्रत्याशा में कि सुजा की सेना आएगी, जो राज्य हैं, जो बीजापुर गोलकुंडा का बादशाह है वो मुसलमान है, उससे मिल जाएगा और वह दिल्ली की ओर कूच करेगा। वहाँ निवास करते हुए एक कन्या अपना हाथ उठाकर अपने बाग से एक फल तोड़ रही थी। फल तोड़ते समय बुढ़े के मन में वासना जगी और उसके
उभरते हुए स्तनों को देखा तो उससे विवाह कर लिया। 3 विवाह औरंगजेब के हैं। बर्नियर तीसरी पत्नी का नाम नहीं बता पाता है, उसे ज्ञात नहीं था। इस प्रकार उधर दक्षिण में शिवाजी से युद्ध कर रहा था। बीजापुर गोलकुंडा को के शासक, जिसके राज्य का संचालन 2 ब्राह्मणों के हाथ में था, पहले शाह को बुलवाया और उसको गिरफ्तार कर लिया और शर्त रखी कि दोनों को भेज दो, वो भी गिरफ्तार। फिर उनकी पत्नियां सती हुई थी, इसी कारण उनमें से एक की बेटी तिस्या निकल पड़ी थी उत्तर भारत की और काशी की ओर, दिल्ली से काशी की ओर उनका प्रयाण था। मार्ग में जो भी स्त्रियां मिलती थीं उनके पास बैठती और उनका समाचार लेती थी, उनके पीड़ा का बोध करती थी। मुगल सैनिक हर क्षेत्र में, चाहे जंगलों में 2-2, 3-3, 4 घरों के मकान थे, उसमें निवास करते थे। जो दूर दूर थे, जंगलों से फल मिलता था, पेड़ों से, और उनके जीवन का निर्वाह होता था। वर्ष का 1/3 भाग तो फल से ही व्यक्ति का पोषण होता था। तिस्या और ऋचा ने काशी में प्रयाण किया। बीजापुर गोलकुंडा के कई मठ थे। रामापुरा रक्षा क्षेत्र में एक सदानंद का मठ है और पूर्व दिशा में जहाँ मैं बैठा हूँ, जंगमबाड़ी का प्रसिद्ध मठ है। उन मठों में बीजापुर गोलकुंडा के छात्र पढ़ने आते थे काशी में। ऋचा और तिस्या को अनेक मठों का आश्रय मिला और औरंगजेब ने अगर विश्वनाथ मंदिर और बेणी माधव मंदिर का ध्वंस कराया था तो वह जंगमबाड़ी मठ का भी ध्वंस कराना चाहता था, किंतु तब वह दक्षिण में था। दिलरास बानो के हस्तक्षेप से जंगमबाड़ी बचा। काशी में प्रवास के समय जो बीजापुर गोलकुंडा वर्तमान में कन्नड़ भाषी और कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के निवासी, चाहे तमिलनाडु के निवासियों का काशी के प्रति लगाव था और काशी में आने की हर व्यक्ति की कामना होती थी। जब ब्राह्मण का जब किसी भी वर्ण का यज्ञोपवीत होता था तो यज्ञोपवीत के अवसर पर वह नाराज होता था लड़का और उससे पूछा जाता था कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ। कोई माता पिता काशी भेजने के लिए तैयार नहीं होता था।
क्योंकि काशी जाने पर वह घर छोड़ देगा, त्याग करेगा। बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे व्यक्ति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र से काशी में आए हैं और उनके मोहल्ले भी हैं, उनके मठ भी हैं, उनकी संस्थाएं भी हैं जो संस्कृत का शिक्षण करती थी। ऋचा और तिष्या दोनों ने काशी में रहकर काशी की संस्कृति से दोनों का ही पूर्व परिचय था, पूर्व ज्ञान था। अपने पिता के द्वारा, अपने पितृव्य के द्वारा, अपने गांव के लोगों के द्वारा, बूढ़ों के द्वारा उनको यह बोध था, इसलिए काशी के प्रति लगाव था। ऋचा और तिष्या ने न केवल काशी क्षेत्र में धमक पहुंचाई, बल्कि कौशल क्षेत्र जिसके अंतर्गत गोरखपुर से गोपालगंज, सारण और सिवान, चंपारण आदि क्षेत्र आता है, इन क्षेत्रों में भी ऋचा और तिष्या ने नारियों का संगठन किया, नारियों का समूह एकत्र किया। उस काल में 1707 में औरंगजेब दुनिया से विदा ले चुका था और उसका पुत्र जो दिलरास बानो का छोटा पुत्र था वह गद्दी पर बैठा। वृद्ध होने के कारण 1712 में वह भी इस दुनिया से विदा हो गया। उसके अनंतर सत्ता संघर्ष बहुत चला। बंगाल में अलीवर्दी खां का प्रभाव और उसी के वंशज सिराजुद्दौला। ऋचा और तिष्या ने संगठन का, नारियों के संगठन का अविकल अविचल प्रभाव पैदा किया था। ये 1740 तक, जब तक वो जीवित थी, उनका जीवन काल काशी राज, अवध और कौशल के संगठन में, नारियों के संगठन में उनके जीवन का प्रवाह था। ये स्मृतियां अंग्रेजों द्वारा लिखी गई और जनश्रुतियों के अंतर्गत कही जाती है। इतिहासकार बनने वाले कहते हैं, अरे सिकंदर की तो जनश्रुति थी यूनान में, वो इतिहास के साथ जोड़ दिया गया। जनश्रुति को इतिहास नहीं समझते। राजा मानधाता ने पूरी पृथ्वी को 3 घड़ी में जीत लिया था। ये जनश्रुति है जो आज भी लोगों के मन में है। लेकिन सिकंदर का आक्रमण भी जनश्रुति में है, यूनान में। वह जनश्रुति अंग्रेज इतिहासकारों ने अपने इतिहास के साथ जोड़ दी, क्योंकि यूनान यूरोप में आता है। ऋचा और तिष्या की जीवंत कहानी हमारे समग्र राष्ट्र को दिशा देती है। यही कारण था कि आगे चलकर बहुत सारी नारियां
युद्ध के मैदान में आई। स्वातंत्र संघर्ष में प्रेरणा देने वाली कवयित्रियां भी आईं और नारियों की मर्यादा और नारियों के युद्ध कौशल का ज्ञान कराने वाले अगर कवि हुए तो कवयित्रियां भी। नारियों ने अपने हाथ में शस्त्र लिया। पहले तो धनुष बाण चलता था। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी धनुष बाण है। आदिवासी समाज हमारी संस्कृति का आधार रहा है। भगवान राम किसी रघुवंशी को या किसी चंद्रवंशी को साथ लेकर नहीं गए थे, वो आदिवासी ही थे। चाहे जामवंत हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे नल और नील हो, जिन्होंने समुद्र में सेतु का बांधा था और मुगल शासन के समय सेतु बंद की वजह से राम सागर के नाम से प्रचलित था। इसीलिए जब समुद्र के किनारे गड्ढे खोद दिए जाते थे और समुद्र का पानी उसमें डाल दिया जाता था तो धूप से पानी उड़ जाता था और नीचे नमक बैठ जाता था और उस नमक का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी वाले राम रस के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रचार करते थे। तो राम रस कौन नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए उत्तर भारत में नमक कहने के बजाय राम रस कहने का प्रचलन अधिक था और इस प्रचलन को कायम करने वाली तृषा और ऋचा थी। कंपनी का नमक विक्रय होता था, उसको लोग नमन करते थे। महारानी पद्मिनी की स्मृति, महारानी दुर्गावती का, महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध घोष, अनेक नारियां युद्ध के मैदान में उतरी। उसके मूल में ऋचा और तिस्या की भावना थी। ऋचा और तिस्या के संदर्भ में अगला प्रकरण अभी और आएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।